हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवतार आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट। कैसे छोटे छोटे राज्य उद्भव में आए, उन्होंने शक्ति प्राप्त की। तो हम बंगाल से शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत के बारे में, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक समस्या आती है कि हम इतिहास का डिवीजन कैसे करें, कौन से बिंदु लें जो बिंदु प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया को मध्यकालीन भारत से अलग करते हैं और मध्यकालीन भारत को आधुनिक भारत से अलग करते हैं। इस संबंध में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए। अब उनके विचारों से एक समस्या फिर उभर के आई कि वह पिलर कौन से निर्धारित करें, कौन से सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव देखे गए जिन बदलाव के कारण हम ये मान लें कि यहां मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत होती है। सामान्यतः अब तक जो विचार लिया जाता है वो सर जदुनाथ सरकार यानी जेएन सरकार का लिया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत की शुरुआत प्लासी के युद्ध से की है। उनका मानना था कि प्लासी की लड़ाई ने मध्यकाल का अंत कर दिया और आधुनिक भारत की शुरुआत कर दी। आधुनिक भारत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें भारत को समझना पड़ेगा और भारत को जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, आज का भारत और कल के भारत में क्या अंतर था। क्योंकि जब तक हम भारत की उस समय की भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते हैं तब तक हमें इतिहास को रटना ही पड़ेगा। और अगर उसकी हम भौगोलिक स्थिति को समझ जाते हैं तो हम यह पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि अंग्रेजों या पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों या कोई भी विदेशी ट्रेडर्स के भारत आगमन पर उन्होंने जिन जिन राज्यों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो राज्य भारत में कहां स्थित थे। तो क्यों ना सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति को समझ लें और ये समझ लें कि वो राज्य भारत में वास्तव में कहां स्थापित थे, इनके मुख्यालय कहां थे, इनके राज्य क्षेत्र का विस्तार कहां तक था। क्योंकि ट्रेडर्स जब किसी राज्य क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले उस गवर्निंग बॉडीज से परमिशन लेना पड़ती है ट्रेड के लिए, और जब वो गवर्निंग बॉडीज परमिशन दे देती है ट्रेड का तब वो उसके राज्य में व्यापार कर सकता है। तो एक समस्या फिर उभर के आती है कि भारत की भौगोलिक स्थिति को हम कैसे देखें। तो भारत की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए हमें एक मैप वर्क करना पड़ेगा। मैप वर्क जो करना है वो एक आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं करना है, बल्कि आपको तो केवल मैप वर्क इस प्रकार से करना है कि आपको राज्यों की स्थिति की जानकारी हो जाए बस। अगर आप चाहें तो भारत को चौकोर आकृतियों में भी डिनोट कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि ये जम्मू कश्मीर हो गया,
आप यहां पे लिख दीजिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे अगर आपको लगता है ये हिमाचल हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के इस साइड पाकिस्तान है तो आप यहां पे पाकिस्तान लिख दीजिए। जम्मू कश्मीर के इस साइड अगर अफगानिस्तान है तो यहां अफगानिस्तान, यहां चाइना लिख दीजिए, यहां पे चाइना। ऐसे ही डिब्बों की आकृतियां देते हुए आपको भारत को एक आउटलाइन शेप देना है। जब आप इस प्रकार की एक आउटलाइन शेप दे देते हैं तो फिर अपन को यह पता लग जाता है कि मालवा का जो राज्य था वो यहां पे था और यहां पे उत्तर प्रदेश रहा होगा और इसके बाद यहां कोई मध्य प्रदेश आया होगा। इस प्रकार की आकृतियां आ जाती हैं। आप अपने एक ब्लैंक पेज पे से डिनोट कर सकते हैं। आप कर्नाटक, आप हैदराबाद, आप बंगाल, आप बिहार, आप रोहेलखंड, बुंदेलखंड, जितने भी उस समय समकालीन राज्य रहे होंगे उन सभी राज्यों को लगभग एक मोटे तौर पे आपको वहां पे डिनोट करना है, जिससे कि आपके ब्रेन में एक इमेज बन जाए। जब आपके ब्रेन में एक इमेज बन जाती है तो फिर आपको एक एक राज्य करके उन राज्यों का उद्भव करना पड़ेगा। बहुत सरल है। देखो, पढ़ाई के तरीके दो होते हैं। एक तो पढ़ाई का तरीका होता है कि हम किताबों को पढ़ते जाएं और इसके बाद मेमोरी में रखते जाएं या रटते चले जाएं, लेकिन ये पढ़ाई का तरीका बहुत जल्दी वास हो जाता है। दूसरा पढ़ाई का तरीका होता है कि जिन चीजों को हम पढ़ना चाहते हैं उनकी एक इमेज बनाते चले जाएं। आपने देखा होगा हिंदी माध्यम के बच्चे, हिंदी बेल्ट के बच्चे और इंग्लिश माध्यम के बच्चे में एक बड़ा परिवर्तन होता है। इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे होते हैं, जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनके प्रैक्टिकल वर्क बहुत होता है और नॉन प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। और प्रैक्टिकल बहुत होने के कारण उनकी कॉपियां भरते रहते हैं, लगातार कॉपियों पे काम करते रहते हैं, ग्राफिंग करते रहते हैं, सूत्र बनाते रहते हैं, तमाम प्रकार की चीजें करते ही रहते हैं। उनके हाँ तो ब्रेन चलता ही रहता है जब तक वो सीट पे बैठे रहते हैं, और आपका केवल ब्रेन चलता, हाथ तो चलते ही नहीं है। और ब्रेन भी कितना चलता है तो भगवान मालिक है। जबकि आपको करना क्या था? आपको करना था कि आपके हाथ और ब्रेन दोनों चलते रहें, लगातार स्केचिंग होती रहे कापी पे, लगातार कापी पे आप लिखते रहें, चीजों को समझते रहें, सोचते रहें, अपने विचार देते रहें और किताब को पढ़ते रहें, उसका विश्लेषण करते रहें। इसके बाद आपके जो व्यूज रहेंगे, इसके बाद आपकी जो स्टडी रहेगी, फिर आप बैकग्राउंड में जाके सोचिए तो आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी सोचते हैं तो आपका वो अपना क्रिएशन था वो तुरंत रिकॉल हो जाता है। मुझे पता है मैं आधुनिक भारत पे ही चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आधुनिक भारत पे चर्चा करने से पहले मुझे अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, दिल्ली, जयपुर यानी आमेर, ऐसे राज्यों के उद्भव को तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन राज्यों के उद्भव को नहीं बताएंगे तो अंग्रेज जब आएंगे या पुर्तगाली या जो भी विदेशी ट्रेडर्स जो भी आएगा, वह विदेशी ट्रेडर्स जब इन राज्यों के साथ संबंध स्थापित करेगा तो आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन उभर के आएगा कि ये राज्य कहां से आ गए। तो क्यों ना पहले इन राज्यों का ही उद्भव कर लिया जाए, पहले इन राज्यों को स्टेबलिश कर दिया जाए, इसके बाद विदेशी पावर को लेके या विदेशी ट्रेडर्स को लेके आए और उनके रिश्ते जब बताएंगे तो अपन तुरंत समझ जाएंगे कि इसका उद्भव वहां से हुआ था। इस राज्य का फाउंडर वो था, उसने हिंदुस्तान की जनसत्ता, हिंदुस्तान की सत्ता से या उसने मुगल सत्ता से अपने आप को मुक्त करा के यहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और जब उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली तो उसने अंग्रेजों को या किसी विदेशी शक्ति को इसने यहाँ व्यापार करने की परमिशन दे दी
होगी तो दो चीजें अपनी कवर होती हैं। एक तो अपन को बिल्कुल प्रॉपर एक स्थायी तो मिल जाता है, और दूसरा ये हो जाता है कि राज्य से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो अपन उसे हैंडल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि हमें जो है ना बंगाल की उत्पत्ति के संबंध में कुछ इतिहासकारों ने कहा है या कुछ लोगों ने कहा है कि डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में व्यापार के दरवाजे को खोलने के लिए चाबी को जो तलाशा था वो हैदराबाद और कर्नाटक में यानी दक्षिण भारत में तलाशा था, लेकिन उस चाबी से ताला नहीं खुला। जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने निर्बाध रूप से भारत में ट्रेड करने की जो चाबी थी वो बंगाल में तलाशी, और उसकी चाबी से भारत के ट्रेड का दरवाजा खुल गया। एक सवाल उभर के आता है, सवाल ये उभरता है कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में चाबी क्यों मिल गई, उसे कर्नाटक में चाबी क्यों नहीं मिली? कर्नाटक के रास्ते से भारत के ट्रेड प्रॉपर क्यों नहीं खुल पाए, बंगाल से क्यों खुल गए? तो फिर वही वापस आते हैं अपन भारत की भौगोलिक स्थिति पे। देखो, कर्नाटक और हैदराबाद का अगर क्षेत्र हम देखते हैं तो वो एक पठारी भाग है। संसाधन तो बहुत है वहां पे, लेकिन प्राकृतिक संसाधन है और इन्हें चाहिए थे आर्थिक संसाधन, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उस समय कोई बहुत बड़ा आधुनिक विस्तार नहीं हो रहा था। जो गतिविधियां चल रही थी अनुसंधान की, और जिस गति से अनुसंधान दुनिया में चल रहे थे, उन अनुसंधानों के लिए उनके पास संसाधन पर्याप्त थे। आज की गति से अनुसंधान नहीं चल रहे थे, आज की गति से विकास नहीं चल रहा था कि हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की आवश्यकता हो, तो उनके लिए वो पर्याप्त थे। यूरोप में उन्हें चाहिए था रेडीमेड माल प्रारंभिक चरण में, और रेडीमेड माल वहीं पे मिलता है जहां पे धन ज्यादा होता है, और धन वहीं ज्यादा होता है जहां पे फर्टिलिटी ज्यादा होती है, उत्पादन ज्यादा होता है, तो उत्पादन अधिशेष ज्यादा होता है, और उत्पादन अधिशेष ज्यादा होता है तो आदमी कर देने में सक्षम होता है, और कर देने में सक्षम होता है जब आदमी, तो वहां की राज सत्ता का राजकोष मजबूत होता है। और जहां पे व्यक्ति और सत्ता के पास पैसा ज्यादा होता है, वहां की परचेजिंग पावर भी ज्यादा होती है, वहां का इंडस्ट्रीज भी बड़ा होता है, क्योंकि परचेजिंग पावर ज्यादा होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, और डिमांड ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा माल बनाते हैं, क्योंकि बिकना है उसको। ओवरऑल इसका लाभ जो है ना व्यक्ति और शासन को जाता है। तो अगर अपन देखते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक पठारी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी नहीं थी तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं आता होगा, लेकिन बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान में स्थित है, और यह दुनिया के बड़े फर्टिलाइजर रीजन में से एक है। बहुत ज्यादा उत्पादन है यहां पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, तो संपन्नता भी ज्यादा होगी, और संपन्नता ज्यादा है तो शक्ति भी ज्यादा होगी। और कभी अगर ऐसा हो कि पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो, तो अवसर मिल जाता है विदेशियों को प्रवेश का।
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल से प्रवेश इसलिए किया था क्योंकि बंगाल और बिहार लंबे अरसे से राजधानी रहे हैं केंद्रीय सत्ता की। प्राचीन भारत में आप देखिए, मगध साम्राज्य को हम कितना ताकतवर देखते हैं और एक लंबे अरसे तक मगध साम्राज्य ताकतवर बना रहा। हर्षवर्धन जब तक नहीं आया तब तक कन्नौज राजधानी नहीं पहुंची। मुगलिया सल्तनत और सल्तनत जब तक वर्चस्व में नहीं आए तब तक राजधानी दिल्ली और आगरा नहीं पहुंची। लेकिन जैसे ही मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ गई तो एक बार फिर से शक्ति का संतुलन बंगाल में बनने लगा। बंगाल में शक्ति का संतुलन बनने के दो कारण थे, एक तो उसकी अपनी संपन्नता और दूसरा दिल्ली से दूर होना। अगर मुगल बादशाह बंगाल का नवाब स्वतंत्र हो जाता है और उसके दमन के लिए अगर दिल्ली से अपनी सेना भेजता है या लेके जाता है तो उसको बंगाल तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। और बंगाल में फिर नवाब बंगाल के साथ प्रशासक का दमन करता है, इसके बाद फिर वापस आता तो महीनों आने में लग जाते हैं और कई महीने लग जाते हैं युद्धों में। इस प्रकार से अगर वो दिल्ली फिर वापस आया और उसने फिर से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ऐसी परिस्थितियों में तो वो बार बार आता जाता ही रहेगा। यहां पर हम यह देखते हैं कि मुगल बादशाह ने बंगाल के जिस व्यक्ति को भी नवाब बनाया है, अक्सर वह व्यक्ति शक्ति संपन्न होके स्वतंत्रता की ओर देखता रहा। अब देखते हैं हम बंगाल के बारे में। वास्तव में देखा जाए तो 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया गया था। बंगाल का दीवान बनाया गया था और दीवान बनने के बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में बहुत सारे परिवर्तन किए। सबसे तो पहले इसने वित्तीय प्रबंध किया, रेवेन्यू के सिस्टम में बदलाव किया और बंगाल की एक बहुत बड़ी जागीर भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। अब दो शब्द आए, एक जागीर भूमि और एक खालसा भूमि। जागीर भूमि ऐसी भूमि को कहा जाता है जो किसी जागीरदार को दी जाती है और जागीरदार एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रशासक होता था, शासन सत्ता का जागीरदार, और उसको वो जागीर दी जाती थी, वो किसी न किसी कारण से दी जाती थी। हो सकता है उसके वेतन के बदले में तनख्वाह जागीर दी जाए, हो सकता है उसे इनाम जागीर दी जाए। इस प्रकार से एक भूमि
कि रेवेन्यू को कलेक्शन, भूमि के रेवेन्यू के कलेक्शन का अधिकार उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। जिस व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता था उसे जागीरदार कहते थे। और खालसा भूमि ऐसी होती थी जो भूमि का उत्पादन का जो कलेक्शन होता था रेवेन्यू, वो लगभग पूरे का पूरा राज्य सत्ता में जाता था, जबकि जागीर भूमि का रेवेन्यू का कलेक्शन उस व्यक्ति को जाता था। यह उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा होता था जितना राज्य निर्धारित करता था। कभी 1/2 होता था, कभी 1/3 होता था, 1/4 होता था। ये राजाओं के समय के और राजा शासन सत्ता और जनता के संबंधों पर आधारित रहा है। कुछ सुल्तान या बादशाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने रेवेन्यू को ज्यादा रखा है, कुछ सुल्तान और बादशाह उदार हुए हैं जिन्होंने रेवेन्यू को कम रखा है। लेकिन अभी तक लगान सिस्टम नहीं आया था, रेंट नहीं आया था अभी तक। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक निश्चित भाग लिया जाता था और वह उत्पादन पे लिया जाता था, ना कि भूमि पे लिया जाता था। जबकि लगान भूमि पे लिया जाता था, यानी एक तरह से भूमि आपको किराए पे दी है इसलिए वो रेंट लिया जाता था। यानी अंग्रेजों ने जमीन के मालिकाना हक को एक्सप्लेन कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था उसे कि जमीन पर मालिकाना हक किसका होगा। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, यानी अंग्रेजों तक, अभी तक निर्धारित नहीं था कि भूमि किसकी है, इसलिए उत्पादन पे लिया जाता था। तो आप समझ गए, खालसा समझ गए और जागीर। मुर्शिद कुली खान ने इजारादारी टैक्स वसूल करने के लिए इजारादारी पद्धति की को आरंभ कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। इजारादारी पद्धति का मतलब होता है कि जिन जागीरदारों के पास पहले से जागीरें थी उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया और उनकी जागीरों को नीलाम किया गया कि इससे अधिक में कौन बोली लगा सकता है इस जागीर की, जिससे राज्य सत्ता के पास यानी बंगाल के पास एक प्रॉपर रेवेन्यू आने लगा। और जब राजस्व आने लगा तो शक्ति मजबूत होने लगी। 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना दिया, बंगाल का सूबेदार बना दिया। सूबेदार बना दिया गया। देखो, अब बात आती है कि दीवान कौन होता है और सूबेदार कौन होता है। दो शब्द आती है। जिस व्यक्ति को दीवान के पद पे बिठाया जाता है जिस व्यक्ति को दीवान के पद पे बिठाया जाता है उस व्यक्ति के पास रेवेन्यू राइट्स होते हैं, और जिस व्यक्ति को सूबेदार के पद पर बिठाया जाता है उस व्यक्ति को शांति व्यवस्था बनाए रखने के राइट्स होते हैं, अर्थात तो पुलिस राइट्स होते हैं। अब तक जो दीवान था मुर्शिद कुली खां 1717 में जाके वह सूबेदार भी बन गया, यानी रेवेन्यू राइट्स के साथ साथ उसके पास शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस राइट्स भी पहुंच गए। और जैसे ये दोनों अधिकार उसके पास पहुंचे तो स्वाभाविक उसकी शक्ति डबल हो गई। अब पुलिस प्रशासन भी मुर्शिद कुली खां के आदेशों का पालन करेगा, और राजस्व प्रशासन तो पहले से ही कर रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर प्राचीन काल से लेके जब तक राजाओं की सत्ता चली तब तक हम यह देखते हैं कि किसी भी राजा के पद में दो चीजें जरूर अंतर्निहित होती थी, एक रेवेन्यू राइट्स और एक पुलिस राइट्स।
इसके साथ साथ जुडिशरी राइट्स या इस प्रकार के और भी उसके अधिकार थे, लेकिन दो चीजें बहुत पावरफुल होती हैं। और यहाँ पे बंगाल में जब ये दोनों चीजें इसके हाथों में चली गई तो इसकी अचानक ताकत बढ़ गई। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया, मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया और राजधानी बनाने के बाद वह वहां से अपनी शासन सत्ता को चलाने लगा। जब जागीरदारों के, जमींदारों के आप अधिकारों को छीनते हैं, जिन अधिकारों का वो लंबे अरसे से उपभोग करते चले आ रहे हैं, तो कुछ जमींदार या जागीरदार ऐसे भी होते हैं जिनकी समाज में, क्षेत्र में गहरी पकड़ होती है और बड़ा पावर होता है। ऐसे जागीरदार विद्रोह कर देते हैं जब उन पर नकेल कसी जाती है। तो मुर्शिद कुली खां के समय सीताराम राय का विद्रोह, उदय नारायण का विद्रोह, सुजात खां और नजात खां का विद्रोह, गुलाम मोहम्मद का विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये वो जागीरदार थे जो जागीरदार अपने क्षेत्र में अपनी सत्ता का बेहतर उपयोग करते आ रहे थे, उपभोग करते आ रहे थे और शक्तिशाली भी थे। और जब उन पे शिकंजा कसा गया तो वो विद्रोही हो गए। लेकिन मुर्शिद कुली खां ने जिन राजस्व व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके जो धन कमाया था, शक्ति कमाई थी, उस शक्ति का उसने प्रयोग कर इनका दमन कर दिया और ये जागीरें अपने खास आदमी राम जीवन को दे दी और उसकी शासन व्यवस्था प्रॉपर चलने लगी। इसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी, उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। 1729 से 39 तक सुजाउद्दीन नवाबी करता रहा, कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया इसके समय। इसके बाद एक वर्ष के लिए सरफराज खां, यानी 39 से 40 तक एक वर्ष के लिए सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। एक वर्ष के पश्चात अलीवर्दी खां ने बंगाल की नवाबी छीन ली। अलीवर्दी खां बंगाल का एक लोकप्रिय नवाब रहा है। अलीवर्दी खां वैसा नवाब था जिसने विदेशी शक्तियों के साथ, यानी इन व्यापारियों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि विदेशी ट्रेडर्स को ट्रेड के दरवाजे हम जितने खोलेंगे उतना ज्यादा हमारे राज्य का माल बिकेगा और उतना ज्यादा ट्रेड से रेवेन्यू आएगा। इसने यूरोपीय व्यापारियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। इसने कहा था कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं, अगर आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये आपको शहद देंगे, अर्थात आपको रेवेन्यू देंगे। जितना ज़्यादा ये आपसे ट्रेड करेंगे उसके बदले में, आपके प्रोडक्ट के बदले में ये आपको बुलियंस देंगे, सोना चांदी लेके आएंगे, यहाँ से माल खरीदेंगे, जिससे दो चीज़ें होंगी, आपका ट्रेड भी ऊपर उठेगा, आपका रेवेन्यू भी मिलेगा, आपके काश्तकार या दस्तकारों के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए रोजगार मिलेगा। आपका अपना मार्केट तो है ही, एक आपको विदेशी मार्केट मिल जाएगा जो आपके यहां से बना बनाया प्रोडक्ट
यूरोप ले जाएगा, और बना बनाया प्रोडक्ट यूरोप ले जाएगा तो आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस तरीके से उसने हैंडल किया। और उसने कहा कि अगर आप इनको छेड़ते हो तो ये मधुमक्खियां हैं, एक काट काट के आपको मार डालेंगी। अलीवर्दी खां तक ही हम बंगाल को रहने देते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों को ले आए। अब हम किसी विदेशी शक्ति को जब लाएंगे तो हम बंगाल से अननोन नहीं रहेंगे। हमें पता रहेगा कि हम मुर्शिद कुली खां को लेके आए, हमें पता रहेगा कि हम सुजाउद्दीन को लेके आए, हमें पता रहेगा हम सरफराज को लेके आए और अली वर्दी खां को लेके आए। अगर अपन देखते हैं कि इनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम डेटों को, नामों को कैसे याद करें। इतिहास की यही एक समस्या रही है, डेट और नाम कैसे याद करें। मुझे लगता है डेट और नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, घटनाएं आपकी क्लियर होना चाहिए। आप अगर पूरे एग्जाम पे नजर मारते हैं तो किसी भी एग्जाम में डेट और नाम से 100 क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और पूरे इतिहास की डेट और नाम रटने में कितनी ताकत लगती है आप समझ सकती हो। बहुत ताकत लगती है, पूरी एनर्जी आपकी उसी में चली जाती है। 15 क्वेश्चन के लिए 85 क्वेश्चनों को हम छोड़ के चले जाते हैं। तो हमको क्या करना है, 15 क्वेश्चनों पे पूरी एनर्जी नहीं लगाना, बल्कि 85 क्वेश्चनों पे एनर्जी लगाना है, जो 85 क्वेश्चन आपके लिए स्थायी हो सकते हैं। और हमें 85 क्वेश्चन ये सिलेक्शन दिलाएंगे, ना कि 15 क्वेश्चन दिलाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि इनको हम कैसे कोड करेंगे। अभी मैंने बताया कि 1700 से 1717 ये दो डेटें तो क्लियर हो गई कि 1700 में उसे दीवान बनाया गया, 1717 में उसे जो है ना सूबेदार बनाया गया, तो 1729 में वो क्या हो गया होगा, 1729 में वो खत्म हो गया होगा। तो 1729 से 39 तक मैंने कहा था ना, ये तो कोड कर सकते कि 10 वर्षों तक रहा था, ये तो आसान है। 10 वर्षों तक तो 1729 से 39 तक कौन रहा, सुजाउद्दीन रहा। सरफराज अपन को ब्रेन में रहेगा 1 साल के लिए रहा, तो 39 से 40 तक सरफराज रहा, ये भी आसानी से हो सकता है। और 40 के बाद हमें पढ़ना नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि हम 40 के बाद जब प्रॉपर बंगाल का विस्तार देंगे तब फिर हमें अलीवर्दी खां की जरूरत पड़ेगी, तब उसको देखेंगे। आज क्यों उसमें दिमाग लगाएं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमने एक राज्य का उद्भव कर दिया है। ये एक राज्य अभी हम कंप्लीट करते हैं, एक राज्य के बाद ब्रेन को शांत कर देते हैं। अब आने वाले समय में हम कुछ और भी काम करते रहें, आप चाय पियो, टीवी देखो, जो करना वो करो, लेकिन ब्रेन में ये आज के बंगाल की इमेज बनी रहे। आज ब्रेन में वो इमेज चलती रहना चाहिए दिन भर। कल तक जब हम कोई काम ना करें इस फील्ड का, यानी अगले राज्य का जब उद्भव ना करें, तब तक ये इमेज हमारे ब्रेन में रहना चाहिए। और अगर कहीं हमें कुछ लगा कि हम भूल रहे हैं, तो एक बार अपने कॉपी का पेज पलटो और इसके बाद आप उसे देख लो और आगे चल दो। अगर आपने 24 घंटे इमेज बना ली है, जीवन के किसी पड़ाव पर आप इसे भूल नहीं सकते। आपको ये जीवन पर्यंत याद रहेगी कि घटनाएं क्या घटी थी, कब किसका पीरियड रहा होगा। किसी से भी लिंक कराना होगा आपको, तो आप आसानी से उसे लिंक करा सकते हैं। अरे अरे ये तो वो समय था। इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही हम दूसरे राज्य को लेते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि
अभी मैंने 40 पेज इतिहास के पढ़ लिए, फिर 50 पेज किसी और के पढ़ लिए। आपको पढ़ाकू नहीं बनना है, आपको अंडरस्टैंडिंग वाला बनना है, आपको विश्लेषण परक बनना है। आपको ये लग रहा होगा कि हमें थोड़ी IAS बनना, हमें थोड़ी PCS बनना है, हमें थोड़ी IPS बनना है, हमको तो एक क्लर्क बनना है, एक पुलिस वाला या दरोगा बनना है। तो पुलिस वाला, दरोगा या क्लर्क बनने के लिए आएगा तो GS ही। उस GS को कैसे हैंडल करोगे कि वो आपके एग्जाम हॉल तक चला जाए? तरीका तो यही रहेगा, पेन कॉपी लो, घटनाओं को देखो, घटनाओं को घटते हुए देखो, उनके फ्रेम बनाओ, फ्रेम बना के इमेज बना लो। टाइम टेबल नहीं बनाओ। टाइम टेबल से आपने देखा होगा, बहुत पढ़ के देखा होगा कि इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे ये, सारे टाइम टेबल एक हफ्ते बाद जो है ना वो क्लैश कर जाते, फिर पीछे छूट जाते, फिर आपकी ज़िंदगी जो चल रही थी वही चलने लगती है। टाइम टेबल की बजाय ये टारगेट बनाओ कि 24 घंटे आज के, चाहे सुबह पढ़ूं, चाहे दोपहर में, चाहे शाम को, जब मेरे को टाइम मिले, रात को 12 बजने से पहले मैं आज के 24 घंटे का इतना काम प्रिपेयर करके रखूंगा। कल का काम कल प्रिपेयर करूंगा, परसों का काम परसों प्रिपेयर करूंगा। 2 दिन का भोजन एक साथ नहीं खाया जा सकता है, तो 2 दिन की पढ़ाई एक साथ नहीं की जा सकती। और अगर आप करते भी हो तो कहीं ना कहीं आपको उसका थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे 2 दिन का खाना इकट्ठा खा लो कि अब 2 दिन नहीं खाऊंगा, आज मैं खा लेता हूं, या पिछले 2 दिन से नहीं खाया था तो 2 दिन का इकट्ठा खा लो, तो उसका भी भुगतान करना पड़ता है। तो पढ़ाई का भी आपको भुगतान करना पड़ेगा, इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। जिस एग्जाम को आप 1 साल में निकालने वाले थे, जिस एग्जाम को आप 1.5 साल में निकालने वाले थे, आप ये मान के चलो कि जितने ये भुगतान सब जुड़ते जाएंगे आपको, वो सब जुड़ के उस एग्जाम को आप 2 सालों में निकालोगे। ये अटल सत्य है, बिना फ्रेमिंग के स्थायी पढ़ाई नहीं होगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल फिर मैं मिलता हूं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड वी विल बी राइट बैक विद अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ।